हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल स्टडी ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अभी तक जो है 98 क्वेश्चन कवर किए हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या पूछ रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है क्या देता है? तो अल्पकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण विकास बैंक है वो आपको दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा पूछ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन जो है, तो भुगतान शेष सिद्धांत द्वारा असंतुलन की स्थिति में विनिमय दर में मामूली परिवर्तन किया जाता है। भुगतान शेष सिद्धांत द्वारा जो है असंतुलन की स्थिति में विनिमय दर में मामूली परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? अवमूल्यन द्वारा, पुनर्मूल्यन द्वारा, आंतरिक क्रय शक्ति में परिवर्तन द्वारा, तथा ए, बी तथा सी तीनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अवमूल्यन द्वारा भी होगा, पुनर्मूल्यन द्वारा भी होगा, और आंतरिक क्रय शक्ति में परिवर्तन द्वारा भी होगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है विनिमय दर के भुगतान से सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर फलन है पूंजी उत्पाद अनुपात का, मुद्रा की मांग और पूर्ति का, दृश्य तथा अदृश्य मदों का, भुगतान शेष के विकलन तथा समाकलन के समायोजन का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, मुद्रा की मांग और पूर्ति के फलन द्वारा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मुद्रा की मांग और पूर्ति का जो है क्या किया जाता है इसमें? मुद्रा की मांग और पूर्ति का जो है विनिमय दर के भुगतान से सिद्धांत के लिए जो है विनिमय दर का फलन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन जो है वर्तमान समय में विनिमय दर का निर्धारण होता है। वर्तमान समय में जो है विनिमय दर का निर्धारण किसके द्वारा होगा? IMF द्वारा होगा, IBRD द्वारा होगा, या WTO द्वारा होगा, या विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 102 नंबर क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जब किसी देश के दो व्यक्तियों अथवा फर्मों के मध्य व्यापार होता है तो उसे कौन सा व्यापार कहते हैं? देखिए, जब किसी देश के दो व्यक्तियों द्वारा अथवा फर्मों के मध्य व्यापार होता है तो उसे हम कौन सा व्यापार कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, या आंतरिक व्यापार कहेंगे, या स्थानीय व्यापार कहेंगे, या द्वैव एकाधिकार कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक व्यापार। इसको हम आंतरिक व्यापार बोलेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंतरिक व्यापार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों के संदर्भ में असंगठन कथन अंकित करें। 104 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों के संदर्भ में जो है असंगत कथन अंकित करना है। तो इसका देखना है, आर्थिक सहयोग बढ़ता है, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है, ठीक है ना। राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है, विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 104 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, राजनीतिक हस्तक्षेप जो है बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 105 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो है क्या यहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो है विशिष्टीकरण को जन्म मिलता है, उत्पादन प्रविधि में सुधार आता है, स्पर्धा के मूल्यों में कमी आती है, या इनमें से सभी कथन उपयुक्त हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो है उत्पादन प्रविधि में जो है सुधार आता है, यानी 105 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, उत्पादन प्रविधि में जो है सुधार आता है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है? 106 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो निम्न में से कौन सा उपाय जो है भुगतान के संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या पूछ रहा है? तो बचत तथा बजट, मुद्रा का अधिमूल्यन, विलासिता वस्तुओं पर
कर कम करना विशेष बचत। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बचत का बजट। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर 106 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बचत का बजट। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन देखा जाए 107 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, तो एक देश जिसका भुगतान संतुलन असाम्य की स्थिति में होता है वह निम्न उपाय अपना सकता है। एक देश जो है जिसका भुगतान असंतुलन असाम्य की स्थिति में होता है वह निम्न उपाय अपना सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो स्वर्ण निर्यात, स्वर्ण आयात, विदेशी ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण निर्यात। यानी 107 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो स्वर्ण निर्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 108 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, ये भाग ए को जो है भाग बी से जो है क्या करना है, तो मिलान करना है इसको। तो ये भाग एक में क्या पूछ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य व्यापार के पहले यह माना जाता है कि। अब ऑप्शन नंबर जो बी है देखा जाए तो अब भाग बी जो है उसमें क्या पूछ रहा है, तो लागतों का अंतर आवश्यक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है, निरपेक्ष लाभ का होना आवश्यक है, कोई विदेशी विनिमय दर दी हुई होती है। इसका राइट आंसर देखा जाए अगर मिलान किया जाए तो भाग ए का जो है पहला विकल्प देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है निरपेक्ष लागत लाभ का होना आवश्यक है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है निरपेक्ष लागत लाभ का होना आवश्यक है, फिर से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के लिए जो है लागतों का अंतर आवश्यक है। ठीक है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो यदि किसी देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा है तो पूंजी खाते में उस घाटे को पूरा करने के लिए एक एंट्री होगी ताकि पुनः संतुलन स्थापित हो। बी ऑप्शन क्या है, तो पूंजी खाते में कोई एंट्री नहीं होगी। सी ऑप्शन क्या है, चालू खाते में क्रेडिट एंट्री होगी। और लास्ट ऑप्शन क्या है, तो चालू खाते में ही डेबिट एंट्री होगी। तो देखिए यदि किसी देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, पूंजी खाते में उस घाटे को पूरा करने के लिए एक एंट्री होगी ताकि जो है पुनः संतुलन स्थापित किया जा सके। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों के संबंध में उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। आयात निर्यातों से अधिक होते हैं, ब्याज तथा लाभांशों को भेजी जाने वाली रकम से अधिक होती हैं, विदेशी यात्राओं दूतावासों आदि पर व्यय अधिक होता है, या विदेशी कंपनियों को विदेशी व्यापार से आय अपेक्षाकृत कम होती है। तो देखिए इस पर क्या पूछ रहा है, तो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों में उपयुक्त कथन क्या करना है, तो अंकित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग ये चीज़ पढ़ाया भी गया था कि विदेशी यात्राओं दूतावासों आदि पर जो है व्यय अधिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, विदेशी यात्राओं दूतावासों आदि पर जो है व्यय अधिक होता है। किस स्थिति में, तो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों के संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 112 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक व्ययों में कटौती से, सार्वजनिक व्ययों में कटौती से जो है भुगतान संतुलन विपक्ष में जाएगा, भुगतान संतुलन की विपक्षता कम होगी, भुगतान संतुलन का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें सभी बातें संभव हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भुगतान संतुलन की विपक्षता कम होगी। 113 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि किसी देश के भुगतान संतुलन विपक्ष में हो और वह भारत की भांति बेरोजगारी दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ा रहा है तो उसे भुगतान संतुलन का घाटा क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो ये जो होगा बढ़ेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। देखिए यदि किसी भी देश के भुगतान संतुलन विपक्ष में हो और वह भारत की भांति बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है सार्वजनिक व्यय बढ़ा रहा है तो उसके भुगतान संतुलन का घाटा जो होगा वो और बढ़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 114 नंबर क्वेश्चन, अवमूल्यन का लाभ वही देश उठा सकता है। कौन सा देश उठा सकता है, जिसके पास निर्यात योग्य माल होगा, सही है,
जिसके निर्यातों की मांग कीमत लोचदार होगी, वो भी सही है। जिसकी आयात कीमत लोचदार होगी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 115 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें दृश्य मदों के अतिरिक्त अदृश्य मदें शामिल होती हैं, अधिक मदें शामिल होती हैं। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन का अंग है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दृश्य मदों के अतिरिक्त अदृश्य मदें शामिल होती हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो भुगतान संतुलन की गणना अदृश्य मदों के निर्यात में से अदृश्य मदों के आयात को घटाने के आधार पर की जाती है, ये तो गलत है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन वह अवस्था होती है जब मौद्रिक संदर्भ में दृश्य आयात दृश्य निर्यात से बढ़ जाते हैं, सही है ये। व्यापार संतुलन की गणना दृश्य आयातों को दृश्य निर्यातों में से घटाने के आधार पर की जाती हैं, या ऑप्शन नंबर डी कि विदेशों में सरकारी व्ययों को कुल दृश्य आयात में जोड़ दिया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भुगतान संतुलन की गणना जो होती है अदृश्य मदों के निर्यात में से अदृश्य मदों के आयात को घटाने के आधार पर की जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कथन जो है क्या है, सही नहीं है। बाकी जो 3 कथन है वो क्या है, तो सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से किन मदों को कुल भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन, पूंजी खाता, चालू खाता, इनमें से सभी को, तो इनमें से सभी को जो है शामिल किया जाएगा, किसमें, भुगतान संतुलन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 117 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक देश का भुगतान संतुलन विवरण है। एक देश का जो भुगतान संतुलन विवरण होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्या एक वर्ष में आयात निर्यात का लेखा जोखा होता है, या सेवाओं तथा वस्तुओं के आयात निर्यात होते हैं, या एक वर्ष पूंजी खाते में जो है सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों का है, या एक वर्ष विशेष में संसार के अन्य देशों की कुल आर्थिक सौदों का लेखा जोखा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा 118 नंबर का वो होगा एक वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एक वर्ष विशेष में जो है संसार के अन्य देशों के कुल आर्थिक सौदों का लेखा जोखा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अवमूल्यन द्वारा निर्यात बढ़ाने और आयात में कटौती करने से। अवमूल्यन द्वारा जो है निर्यात बढ़ाने और आयात में कटौती करने से जो है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बढ़ जाती है। भुगतान संतुलन में साम्य की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती। भुगतान संतुलन का घाटा समाप्त होकर साम्य की स्थिति की ओर जब बढ़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भुगतान संतुलन का घाटा समाप्त होकर साम्य की स्थिति की ओर चला जाता है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो भुगतान संतुलन के अतिरिक्त को दूर करने का एक उपाय है। भुगतान संतुलन के अतिरिक्त को जो है दूर करने का एक उपाय है घरेलू आय को बढ़ाना, घरेलू आय को घटाना, विदेशी कीमतों के संदर्भ में देश के सामान्य कीमत स्तर को गिराना, या देश में विदेशी वस्तुओं की मांग कटौती हेतु विनिमय नियंत्रण उपाय अपनाना। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो घरेलू आय को बढ़ाने से जो है क्या होता है, तो भुगतान संतुलन के अतिरिक्त को जो है दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए।